ये मूवी एक ऐसे इंसान पर है जो मरने के बाद बार बार जिंदा हो जाता है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसे महसूस होता है जैसे उसके सिर में कुछ गड़बड़ है, जैसे हवा अंदर जा रही हो। जब वह सिर पर हाथ रखता है तो चौंक जाता है, वहाँ एक गोली का छेद है। हकीकत यह थी कि कुछ देर पहले ही उसे किसी ने सिर में गोली मार दी थी। ये आदमी था जेमी। हैरानी की बात ये थी कि वो अब भी जिंदा था और मुर्दाघर में लेटा हुआ उठ बैठा था। उसी समय मुर्दाघर का डॉक्टर अंदर आया। जैसे ही उसने देखा कि लाश खड़ी हो गई है, वो डर के मारे उल्टी करने लगा और सीधा बेहोश हो गया। जेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डॉक्टर का फोन उठाया, उसका फिंगरप्रिंट लगाकर अनलॉक किया और जल्दी से अपनी पत्नी को कॉल किया, उसे बताने के लिए कि वो अब भी जिंदा है। मगर जैसे ही फोन उठा, उधर से एक अजनबी आदमी की आवाज आई। जेमी का दिमाग झंझना उठा। मैं अभी अभी मरा था और बीवी ने इतने जल्दी किसी और को अपना लिया। उसे एकदम समझ आ गया कि उसकी मौत यूं ही नहीं हुई, इसमें उसकी बीवी और वो नया मर्द दोनों शामिल है। उसने डॉक्टर को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो होश में आ गया। फिर उसे धमकाया कि अगर किसी को ये बात बताई तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद जेमी गुस्से में फुंकारता हुआ घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुँचते ही सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद किया और उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसके साथ वो मिली हुई थी। फिर क्या, उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, धुलाई कर दी। इतने में बीवी भी बाथरूम से बाहर निकल आई और पीछे से जेमी पर हमला कर दिया। जेमी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पास की शेल्फ से एक भारी सजावटी चीज उठाई और उस आदमी को मारने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसी पल उसकी बीवी ने चाकू निकाला और जेमी को पेट में घोंप दिया। जेमी जमीन पर गिरा, खून बहता रहा। वो रेंगता हुआ दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था कि वो आदमी भी सामने आया और एक और वार कर दिया। दोनों ने मिलकर जेमी की लाश को उठाया और शहर के बाहर सुनसान इलाके में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद जेमी फिर से जिंदा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा, इसलिए उसे डॉक्टर से पूछने के लिए वापस मुर्दाघर भागना पड़ा। डॉक्टर ने सोचा कि भाई जेमी एक चमत्कार है और अगर वह इसे टिकटॉक पर पोस्ट करता है तो निश्चित रूप से वायरल हो जाएगा। भाई जेमी ने यह सुनकर चिंता में पड़ गए और कहा, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि उसकी हालत में पूंजीपति निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे और उस पर शोध करेंगे। जेमी ने डॉक्टर से मदद मांगी। डॉक्टर ने देखा कि वह वास्तव में थोड़ा दयनीय था और सहमत हो गया। उसे जो करना था वह जेमी के निजी पैसे लेना था, जिसके बारे में बात करते हुए भाई वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्थानीय गिरोह का दूसरा कमांडर था। उस वर्ष उन्होंने जो सुरक्षा शुल्क एकत्र किया था, उसने एकत्र किए गए संरक्षण शुल्क और उच्च ब्याज वाले ऋणों से बहुत पैसा कमाया। उसने इसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। जेमी अपनी पहचान उजागर होने से डरता था, इसलिए उसने डॉक्टर से उसके लिए पैसे लेने के लिए कहा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलने ही वाला था तो दरवाजा अंदर से खुल गया। 2 आदमी बाहर आए, मुझे कमरे में घसीट कर ले गए और मेरी पिटाई की। मेरा भाई काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन मैंने उसे नीचे आते नहीं देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने मास्क पहना और अंदर घुस गया। जैसे ही वह ऊपर गया, वह 2 लोगों से टकरा गया जो जाने वाले थे। आखिरकार बोगे एक गैंगस्टर था, इसलिए उसने जल्दी से उन 2 लोगों को संभाल लिया। लेकिन उसने पाया कि दीवार में छिपा पैसा गायब था। यह इन 2 लोगों से संबंधित होना चाहिए। बोगे ने उनके मोबाइल फोन लिए और गाड़ी चलाकर चले गए। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और टीवी पर इसकी खबरें चलने लगी। इसी दौरान जेमी को एक फोन कॉल आया। फोन उसी मोबाइल पर आया जो उसने उठाया था। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति टीवी पर खबरें देख रहा था, जिसमें दिख रहा था कि उसके भेजे हुए आदमी मारे जा चुके हैं। उसे शक होने लगा कि फोन उठाने वाला इंसान है या भूत। जेमी ने उसकी आवाज पहचानी, वह उसका ही गैंग का नंबर 3 आदमी था। जब जेमी को पता चला कि उसे मरवाने की साजिश उसी ने रची थी, तो वह अपने एक हिटमैन के पास गया और उसे नंबर 3 को मारने का हुक्म दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, वह हिटमैन पहले ही नंबर 3 से मिला हुआ था। जब जेमी बर्तन धो रहा था तो हिटमैन ने बंदूक निकाल ली और उसे गोली मार दी। जेमी की मौत हो गई। हिटमैन जब लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार चला रहा था, तभी जेमी अचानक कार के डिक्की में जाग गया। उसने कार में रखी एक मोटी सॉसेज उठाई और हिटमैन के सिर पर धुन देना शुरू कर दिया। हिटमैन का दिमाग घूम गया, कार का कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी सीधा पुल से नीचे जा गिरी। जेमी अपनी अमर ताकत से बाहर निकल आया और तुरंत अपने दोस्त शियाओ शेंग को कॉल किया। शियाओ शेंग ने उसकी मरहम पट्टी की और समझाया कि पुलिस को रिपोर्ट कर दो। लेकिन जेमी का दिमाग तो बदले पर अटका था। दोनों में बहस हुई और वे अलग हो गए। जेमी जैसे ही बाहर निकला, एक कार ने उसे उड़ा दिया। शियाओ शेंग ने यह सब देखा लेकिन ज्यादा परेशान नहीं हुआ। आखिर जेमी तो कभी मरता ही नहीं था। वह जाकर उस लड़की ड्राइवर को दिलासा देने लगा जिसने टक्कर मारी थी और बोला पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। इसके बाद वह लड़की शियाओ शेंग को अपना मसीहा समझ बैठी और उसे डिनर पर बुला लिया। शियाओ शेंग ने जेमी की लाश को एक मुर्दाघर में छिपा दिया और उसकी हड्डी जोड़ने में लग गया। फिर जेमी के जागने से पहले वह लड़की से मिलने चला गया। जब शियाओ शेंग डिनर पर था, बर्क को होश आ गया। उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरअसल नंबर 3 के 2 गुर्गे बर्क को मारने आए थे, लेकिन मुर्दाघर में जाने से वे डर रहे थे। आखिर भूतों का डर जो था। आखिर पेपर रॉक सीजर्स खेलकर तय किया कि कौन अंदर जाएगा। गंजा वाला हार गया। गंजा गुर्गा डरते डरते अंदर गया। जेमी तब तक मुर्दा बनकर पड़ा रहा, लेकिन धीरे से एक चाकू उठा लिया। दूसरा गुर्गा भी अंदर आ गया। जेमी ने हमला किया, लेकिन पैर में लगी चोट के कारण गिर पड़ा। गुर्गे ने ऑपरेशन वाला चाकू उठाकर बर्क की बाह में घोंप दिया। जेमी ने दर्द महसूस ही नहीं किया, उल्टा चाकू खींचकर गुर्गे की पिछली जेब में घुसेड़ दिया। गुर्गे ने जेमी के सीने में कैंची घोंप दी, लेकिन जेमी अब भी जिंदा रहा। आखिरकार जेमी ने दोनों गुर्गों को मार गिराया। फिर तीसरा गुर्गा आया, इस बार बंदूक लेकर, लेकिन शियाओ शेंग डिनर खत्म कर लौट आया और उसे बेहोश कर दिया। जेमी ने उसे बांधकर अपनी पूछताछ कीट निकाली। गुर्गा डर के मारे सब उगल बैठा। पता चला यह सब फिर से नंबर 3 की साजिश
कोशिश थी। जेमी ने तुरंत नंबर 3 को कॉल किया। नंबर 3 डर के मारे कहने लगा कि असल में यह सब नंबर 1 मतलब बॉस के कहने पर हुआ था। जेमी को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद असली बॉस से मिलने की ठानी। अब जेमी ने खुद को गैंग के सदस्य की तरह तैयार किया, अंदर घुसा और गैंग लीडर को अगवा कर एक सुनसान जगह ले गया। जेमी अपना पैसा वापस लेना चाहता था, लेकिन बड़ा भाई पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। तभी छोटा भाई बंदूक लेकर वहाँ आ गया। असल में ये सब छोटा भाई का जाल था। वो सिर्फ जेमी का पैसा ही नहीं चाहता था, बल्कि बड़े भाई का भी। उसका प्लान था कि इस मौके पर दोनों को ही खत्म कर दे और ऐसा दिखाए कि दोनों आपस में लड़कर मरे हैं। इस तरह वो खुद गैंग का नया नेता बन जाता। जल्द ही जेमी की पत्नी को पुलिस का फोन आया। बताया गया कि जेमी फिर से मर गया है। उसका प्रेमी ये सुनकर दंग रह गया, लेकिन इस बार उन्होंने सावधानी बरती। पत्नी ने जेमी की लाश को ध्यान से चेक किया। न सांसें थीं, न दिल की धड़कन। इस बार उन्होंने कब्र बहुत गहरी खुदवाई, ताकि अगर जेमी जिंदा भी हो तो बाहर न निकल सके। जब जेमी होश में आया तो खुद को ताबूत में बंद पाया। अब तो वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी छोटा शेंग और उसकी गर्लफ्रेंड फावड़ा लेकर कब्र खोदने आ गए। उन्होंने आवाज की तरंगों से चेक किया कि जेमी वही है। जल्दी से उसे निकाल लिया गया। जेमी के हाथ अकड़ चुके थे। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद वो हमेशा के लिए वही रह जाता। जेमी को बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया वो उन्हें जिंदा दफना देगा। इधर जेमी की पत्नी एक बुरा सपना देखकर डर के मारे उठ बैठी। उसे बेचैनी हो रही थी। वह अपने प्रेमी को लेकर कब्र देखने गई। देखा कि वहाँ एक गहरा गड्ढा हो चुका है और जेमी की लाश गायब है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और कब्र चुराने वाले समझकर पुलिस को सौंप दिया। उधर जब छोटा भाई को पता चला कि जेमी जिंदा बच गया है तो वह घबरा गया। उसे यकीन था कि जेमी अब बदला लेने आएगा। उसने तुरंत एक महंगा हत्यारा किराए पर लिया और अपने दफ्तर में कई जाल बिछा दिए। जेमी एक कुल्हाड़ी लेकर उसका बदला लेने पहुंचा, लेकिन दफ्तर में कोई नहीं था। शायद वो भाग चुका था। वहाँ जमीन पर कुछ नोट भी गिरे हुए थे। जेमी को लगा चलो खाली हाथ नहीं जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पैसे छुए एक जाल सक्रिय हो गया। फिर भी जेमी तो अमर है। जल्दी ही उठकर फिर से तैयार हो गया। उसने सोचा कि छोटा भाई वापस जरूर आएगा और वह वहीं उसका इंतजार करने लगा। उसने सोच लिया कि उसे कैसे मारना सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। उसने अलग अलग तरीकों से खुद पर प्रयोग किया। फांसी लगाई, कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया, लेकिन सब में कुछ न कुछ कमी थी। फिर सोचा शिकार की बंदूक से सिर उड़ाना कैसा रहेगा, लेकिन यह जोखिम भरा था। अगर मर गया तो। उसी समय उसने मेज पर एक तस्वीर देखी जिसमें वो खुद और छोटा शेंग थे। साथ ही पेशेवर हत्यारे की तस्वीर भी रखी थी। उसे समझ आ गया कि छोटा भाई अब छोटा शेंग को भी मारना चाहता है। वह तुरंत छोटा शेंग को चेतावनी देने भागा, लेकिन जैसे ही पहुंचा हत्यारे ने गोली चला दी और जेमी फिर से मर गया। छोटा शेंग चौंक गया। तभी वो खुद स्नाइपर की नजर में आ गया, लेकिन सौभाग्य से जेमी ने उसे ढक लिया और गोली अपने ऊपर ले ली। इससे हत्यारा घबरा गया और सब लोग मौका देखकर भाग निकले। जेमी ने अपनी अमरता का फायदा उठाते हुए सबको बचाया, लेकिन अब हत्यारे को समझ आ गया कि जेमी को मारना इतना आसान नहीं है। उसने तुरंत एक बरेट स्नाइपर राइफल निकाल ली और उसे गोली मार दी। जेमी फिर से जाग गया। वो पूरी तरह सफेद कमरे में पाता है। उसे लगता है कि वो शायद स्वर्ग पहुंच गया है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति से रास्ता पूछता है। तभी शाओशिंग ऊपर से उतर कर आता है और बताता है कि हत्यारे से बचने के लिए वे गांव के एक बाथ हाउस में छिपे हुए हैं। रात को सब लोग पार्टी करते हैं ताकि जेमी के जागने का जश्न मना सकें। लेकिन तभी हत्यारा वहाँ भी आ जाता है और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाता है। जब हत्यारा गोली बदल रहा होता है, जेमी सबको पीछे के दरवाजे से भागने को कहता है और खुद हत्यारे को जंगल की ओर ले जाता है ताकि आखिरी लड़ाई लड़ी जा सके। हत्यारे की निशानेबाजी बहुत सटीक होती है। जेमी जल्दी ही गोली लगने से गिर पड़ता है। हत्यारा जानता है कि जेमी को मारना आसान नहीं, इसलिए वह नजदीक जाकर पूरी मैगजीन खाली कर देता है। लेकिन जेमी बहुत जल्दी जीवित होता जा रहा है। जब तक हत्यारा गोली फिर से भरता, जेमी फिर खड़ा होकर पलटवार कर देता, पर हत्यारा बहुत ही ताकतवर होता है। कुछ ही समय में वह जेमी को दोबारा गिरा देता है। जेमी उससे मुकाबला नहीं कर पाता और भागने लगता है। वह दौड़ते दौड़ते एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। आगे रास्ता नहीं होता। तभी हत्यारा फिर से गोली चलाता है और जेमी नीचे झील में गिर जाता है। आधी रात को एक छोटी बच्ची पेशाब करने के लिए नदी किनारे आती है और जेमी की लाश को देखती है। बच्चा उसे अपने टेंट में रात भर ठहरने देता है। सुबह जब जेमी जाने की तैयारी करता है तो बच्चे का पिता उसे चेतावनी देता है कि जंगल में बहुत सारे शिकारियों के फंदे लगे हुए हैं। वह एक नक्शा देता है ताकि वह सुरक्षित रास्ते से जाए, लेकिन बड़े होशियार जेमी नक्शा समझ नहीं पाता। तभी वह देखता है कि रास्ते में एक टुकड़ा मांस रखा है। वह जान जाता है कि ये किसी फंदे का हिस्सा है, इसलिए वह दूसरा रास्ता पकड़ता है, लेकिन फिर भी एक गड्ढे में गिर जाता है। लकड़ी की धारदार कीलों से उसका सिर बाल बाल बचता है। जेमी सोचता है कि ये फंदा तो बड़ा खराब है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है उसे पता चलता है कि कीले तो सीधा निशाने पर लगी है। वह हिल भी नहीं पाता। वह उस गड्ढे में कई बार मरा और दोबारा जिंदा हुआ, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार एक शिकारी आया और उसे बाहर निकाला। शिकारी उसे अपने घर ले जाकर ऑपरेशन करने की तैयारी करता है, लेकिन जेमी बार बार समझाता है कि वो ठीक है। अंत में वह एक नृत्य करता है और तब जाकर शिकारी उसे छोड़ता है। उधर शाओशेंग और बाकी लोग गांव वालों के घर में छुपे होते हैं। वे सोचते हैं कि हत्यारा अब उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वह फिर आ जाता है। जब सब उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, जेमी एक शिकार की बंदूक लेकर आ जाता है। जैसे ही सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, हत्यारा फिर से उठ खड़ा होता है। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और शिकार की बंदूक की गोली असर नहीं कर पाई। जेमी हत्यारे को जंगल की ओर खींच ले जाता है। दोनों में जबरदस्त पीछा पाछी होती है। अंत में जेमी थक जाता है और पलटकर मुकाबले की तैयारी करता है। जेमी अपनी अमर आवाज के साथ हत्यारे को उकसाता है। हत्यारा गुस्से में आकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह बोर्गे के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। जेमी मौके का फायदा उठाकर जाकर उसे जोर की एक लात मारता है।
है। जेमी ने आखिरकार हत्यारे को मार गिराया, लेकिन खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया। वह लगातार बेहोश रहा और उसका खून बहता ही रहा, मानो उसने अपनी अमरता की शक्ति खो दी हो। सभी लोग जल्दी से उसे एक निजी क्लिनिक ले गए। जेमी की सर्जरी अभी आधी ही हुई थी कि उसी क्लिनिक में लाओसान नाम का व्यक्ति भी एक कार दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल होकर लाया गया। उसे जान बचाने के लिए तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन क्लिनिक में कोई ब्लड बैंक नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने जल्दबाजी में जेमी का खून लाओसान को चढ़ा दिया। आधी रात को जब जेमी की आंख खुली तो उसने देखा कि बगल के बेड पर उसका दुश्मन लाओसान है। वह उसे मारने ही वाला था कि लाओसान भी जाग गया। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार जेमी ने जीत हासिल की और लाओसान को मार गिराया। जेमी को लगा कि उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन अगले ही पल लाओसान फिर से जिंदा हो गया। दरअसल जेमी का खून चढ़ने की वजह से लाओसान को अमरता की शक्ति मिल गई थी। अब लाओसान पूरी तरह पागल हो गया। उसने जेमी को बेरहमी से पीटा और मारने ही वाला था कि तभी बाकी लोग हथियार लेकर अंदर आ गए। लाओसान को कोई डर नहीं था, लेकिन तभी उसका एक बेवकूफ साथी जो भाई को चोट लगती देख नहीं सकता था, एक बम लेकर अंदर आ गया। लाओसान ने उसे कहा, ध्यान से पकड़ना, कहीं गिरा मत देना, लेकिन वो आदमी चींक मार बैठा और बम नीचे गिर गया। सभी लोग इधर उधर भाग गए, लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि बम नकली था। फिर लाओसान ने अमरता की ताकत के बल पर इलाके के सभी माफिया सरदारों को खत्म कर दिया और खुद एक बहुत बड़ा डॉन बन गया। लेकिन जेमी ने अभी भी बदला लेना नहीं छोड़ा। वह चुपचाप लाओसान के घर के बाहर पहुंचा और दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। असल में पुलिस पहले से ही इन सब पर निगाह रखे हुए थी। जेमी ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और कहा कि वह पुलिस की मदद करेगा लाओसान को पकड़ने में, फिर वह आत्मसमर्पण कर लेगा। उसकी ईमानदारी से पुलिस भी प्रभावित हुई। पुलिस ने शाओ शेंग को लाओसान के अड्डे के बाहर भेजा ताकि ध्यान भटका सके। शुरुआत में गैंग वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर शाओ शेंग ने अपना बड़ा दाव चला दिया। इसी बीच जेमी और पुलिस अड्डे के अंदर घुस गए और लाओसान के अंगरक्षक को खत्म कर दिया। पर अंदर पहुंचकर देखा कि शाओ शेंग को लाओसान ने बंधक बना लिया है। तभी शाओ शेंग की गर्लफ्रेंड गाड़ी से दीवार तोड़कर अंदर आई और उसे बचा लिया। अब बचे जेमी और पुलिस अफसर, दोनों ने मिलकर लाओसान को मार गिराया और उसे बांधने के लिए रस्सी लाने ही वाले थे कि लाओसान फिर से जिंदा हो गया और दोनों पर गोली चला दी। तभी ऐन मौके पर शाओ शेंग की मां वहां पहुंची और उसने लाओसान का गला काट दिया, लेकिन तब तक जेमी की छाती में गोली लग चुकी थी। वो दोबारा होश में नहीं आया। सभी ने गमगीन होकर उसका अंतिम संस्कार किया। शाओ शेंग को हमेशा लगता रहा कि जेमी एक दिन फिर से उठेगा। उसने अपना मोबाइल पूरी तरह चार्ज करके उसके साथ ताबूत में रख दिया। जैसे ही सब जाने को हुए, शाओ शेंग की मां को एक फोन आया। जेमी ने बहुत कुछ खोया, पैसा, पत्नी, लेकिन फिर भी लोग उसकी किस्मत से जलते हैं, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि वे दोस्त होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। सबसे बड़ी ताकत अमरता नहीं होती, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे लिए कब्र खोदने को तैयार हो, जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने को तैयार हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सच्चा दोस्त है तो समझो तुम अमर हो।